तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। एक काम करते हैं, ये थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है ना, और तुम आज कम आए हो और जो नहीं आया उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका उपस्थित होना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। इसको थोड़ा बाद में करते हैं, है ना। फिर मैं एग्जाम से पहले करवा दूंगा, क्योंकि इसके जो भी आपके प्रश्न है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये है उदाहरण कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ जो इसका जो सॉल्यूशन भी है वो गणितीय भाषा के बजाय ज्यादा थ्योरेटिकल है, हिंदी की बातें लिखनी है, समझना भी है। फिर आप लोग जो नहीं आए उनका नुकसान हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, 2-4 दिन बाद, जब भी क्लास में लगेगी। आज सही है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, और उस नए चैप्टर का नाम क्या है लिखते हैं। चैप्टर 2 क्या है आपका? बहुपद है शायद, है ना। तो आज हम बहुपद को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कुछ चीजें अभी रिवाइज होंगी आपकी कक्षा 9वीं की। चलिए, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि कक्षा 9th में आपने एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है, याद आ रहा होगा। 2x + 5 है ना, 3x + 9, फिर x का मान हमने निकाला था वगैरह वगैरह, ये वाले याद आ रहा है कुछ? ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। हम अब उसी से आगे चलते हैं। सबसे पहला आपका जो देखो ये बोल्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बहुपद की घात। याद आ रहा है कि हमको एक बहुपद दिया जाता था और उसमें चर, माना जो चर x में बहुपद है, तो x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। और वो घात, हालांकि यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि उच्चतम घात, उच्चतम होगी, पॉजिटिव होगी वगैरह वगैरह, लेकिन जो चीज हमने 9th में आपसे कही थी, उन चीजों का रिवीजन करें, तो हमने बोला था घात कैसी होनी चाहिए। पहली बात, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, और बटे वाला नहीं चाहिए, अंडर वाली संख्या नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, धनात्मक पूर्णांक 1 से अनंत तक कुछ भी हो, +1 +2 +3 +4 +5, ये सारा, और इसमें जो भी संख्या सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी चर की घात की, वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। इसी घात के आधार पर हमने बहुपद को बांटा था। अगर आपको याद आए तो एक घातीय बहुपद, जिसका एक प्रॉपर नाम था रेखीय बहुपद, फिर द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, याद आ रहा है? वही चीज लिखी हुई है जैसे रैखिक बहुपद। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। और एक घात वाला बहुपद ये रहा आपके सामने। यहाँ भी x की घात क्या है? 1। यहाँ भी x की घात क्या है? 1। z की घात 1, ये z में बहुपद है, z की घात 1, u में बहुपद है तो u की घात 1। यानी कि वो जिस चर में बहुपद है उस चर की अधिकतम घात यदि 1 होगी तो वह बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। आप लोग अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे तो इसमें इस परिभाषा को नोट करेंगे, ठीक है। जब आप पार्ट 2 पढ़ेंगे, अभी 1.2 को मैंने छोड़ दिया आपकी अपरिमेय संख्याओं वाला, उसको थोड़ा बाद में करेंगे। तो पेज मत छोड़ना, कहीं भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब पढ़ाएंगे तब। और अगर आपको छोड़ के लिखना है आपकी फेयर कॉपी में तो आपकी मर्जी है। पार्ट 2 का आपका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न बनेगा कि बहुपद की घात से आप क्या समझते हैं, और आपको यहाँ उत्तर लिखना पड़ेगा कि चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। आने लायक प्रश्न है, कभी कभार उसमें आ जाता है, एक शब्द या एक बात में उत्तर लिखिए। वैसे ही सेकंड प्रश्न आपका बनेगा रैखिक बहुपद को समझाइए, तो आप कहेंगे कि उच्चतम घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया सीधा कि घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 2 हो, उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद और आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद से जहां घात कितनी होगी? 3 होगी, और सबके उदाहरण भी आपके सामने लिखे हुए हैं ना।
द्विघात का ये रहा, त्रिघात का ये रहा, तो आप ये अपने फिर कॉपी में नोट कर लेंगे और इन परिभाषाओं को याद कर लेंगे। मेरे ख्याल समझ में तो आई गई होंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। शायद अभी यहाँ पे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात नहीं की थी, ये क्या वहां पे? हाँ, अभी नहीं किया। ठीक है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात तो नहीं की है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था। 9th में आपने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c। आपके सिलेबस में नहीं था, फिर मैंने बता दिया था आपको, है ना, कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं 0। क्योंकि अगर a बराबर 0 हो गया तो ये पहला पद पूरा क्या हो जाएगा, ये पहला पद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और ये पहला पद अगर 0 हो गया तो बहुपद बचेगा क्या, bx प्लस c, और जो क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद। ये माइनस नहीं है, bx प्लस c को आप क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद। इसलिए यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी है, जो यहां लिख के दिया है इन्होंने, क्या, ax की घात 3 bx की घात 2 cx प्लस d, जहां a b c d संख्याएं हैं, जो सॉरी वास्तविक संख्याएं हैं, और यहां भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a बराबर 0 हुआ तो ये वाला पद गया, तो अब ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने तीनों तरीके के बहुपद देख लिए, है ना, रैखिक बहुपद देखा, द्विघाती बहुपद देखा और त्रिघाती बहुपद देखा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आ गई है कि माना कि p ऑफ x, x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो p ऑफ x में k से प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या p ऑफ x का x बराबर k पर मान कहलाती है, और इसे p k से निरूपित करते हैं। जहां दिया हुआ है p x बराबर x² प्लस माइनस 4 का x बराबर माइनस 1 पर क्या मान होगा। ये आपने शायद काम किया था 9th में, है ना, कि हम x की जगह पर मान रखते थे और हमें बहुपद का मान प्राप्त हो जाता था। तो वही चीज यहाँ पे है कि इन्होंने p की जगह -1 को रखा है, सॉरी x की जगह पर -1 रखा है, तो जहां जहां x था वहां क्या रख दिया, -1, और उत्तर क्या मिल गया इनको, 0। ये उत्तर कुछ भी आ सकता है ना, -2 रखो कुछ भी आएगा, -3 रखो कुछ भी आ जाएगा। लेकिन ये हो क्या रहा है, देखो समझो, x² माइनस 3x माइनस 4, यही तो है। ठीक है, और इन्होंने क्या रखा है, x बराबर -1, है ना, ये है p ऑफ x बराबर। अब जब इसको हल करेंगे ना, x क्या रखेंगे, -1, तो -1 की घात 2, 3 गुणा -1 माइनस 4 p -1, -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, और 1 का वर्ग भी क्या रहेगा, 1। यहाँ पे 3 का गुणा 1 में होगा 3, और माइनस गुणा माइनस में होगा प्लस, और -4 ओवर हो गया 4 - 4 कितना आ गया, 0। जिस मान पर आपको 0 प्राप्त हो जाए वो मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा, वो मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्योंकि p -1 बराबर 0, ऐसे जब आप 4 रखोगे ना तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए -1 और 4 द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, यहां से आप शून्यक की परिभाषा भी समझ सकते हो
कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0, या फिर आप अपनी भाषा में कहोगे कि कोई भी वास्तविक संख्या किसी बहुपद का शून्य कहलाएगी यदि वह संख्या x की जगह पर रखने पर उस बहुपद के मान को शून्य कर देती है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी परिभाषा हो गई? शून्य की परिभाषा हो गई। आगे चलते हैं। ये आपका फिर से 9th का आ गया। ये आप कक्षा 9 पढ़ चुके हैं। किसी रेखीय बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है? उदाहरण के लिए p ऑफ x 2x प्लस 3 का शून्य k है, तो p के बराबर 0 से हम 2k प्लस 3 बराबर 0, k बराबर 3/2। याद आ रहा होगा, है ना? बहुपद के बराबर हम 0 रख देते थे, संख्या को पक्षांतर कर देते थे और जो x या k के साथ लिखा हो उसका भाग लगा देते। याद आ रहा? तो वही काम किया गया। व्यापक रूप में ये तो आप हर एक सवाल से कर ही सकते हो निकाल के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हमको भी करनी होती हैं कि हम एक व्यापक फॉर्मूला आपको दे दें कि सवाल पर कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने वहां मान पुट किया और उत्तर आ गया। अगर हम व्यापक रूप की बात करेंगे तो रैखिक बहुपद का शून्य -b/a होता है, जो क्या कहलाएगा? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अगर हम इसकी बात करें, क्या कहना चाह रहा है? जैसे एक बहुपद है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 4, ये तो है। इसके लिए हम क्या करते थे? इसको 0 कर देते थे, तो 2x प्लस 4 बराबर 0, इसका पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, x बराबर -2। यही करते थे हमेशा, ऐसे ही निकालते थे। लेकिन हमने आपको एक व्यापक रूप भी दे दिया। वो क्या दिया है? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। इससे शून्य कैसे निकालना? देखो, जिसके साथ कुछ भी x वगैरह नहीं लिखा हुआ वो अचर पद कहलाता है, ये आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे अचर पद क्या है? 4, तो आपका क्या था? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ये माइनस सूत्र का अचर पद कितना है? 4, और x का गुणांक कितना है? 2, तो भी आपका उत्तर कितना आ गया? -2। कोई फर्क है? चाहे तो आप p ऑफ x को 0 करके शून्य निकालो, या फिर आप इस व्यापक रूप का प्रयोग करके भी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपके पास सवाल आ गया। मैं और बात करूं, 3x - 9 शून्य ज्ञात करो। ठीक है, चलो अगले पेज पे आ जाता है। क्या है? 3x - 9 शून्य ज्ञात करना है। क्या करेंगे? माइनस सूत्र का अचर पद कितना है? -9 है यहाँ पे, -9 बटे x गुणांक कितना है? 3, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 9 बटे 3, आपने काट दिया, कितना गया आंसर? 3, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका आपका क्या था? p ऑफ x बराबर 3x - 9, इसको 0 किया तो 3x - 9 बराबर 0, पक्षांतर किया 3x बराबर 9, तो x बराबर 9/3 और x बराबर 3। ठीक है, तो चाहे तो हम व्यापक रूप से निकालें या फिर p ऑफ x को 0 करके, आपका उत्तर एक ही आना है।